चलिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 पढ़ना है। ठीक, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ प्रोविजंस देखे थे, एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ उसको ताकि वो कंठस्थ हो जाए। पुराने वाले अधिनियम नहीं देखे होंगे अगर कोई, जो हम लोग क्या पढ़े, छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको नहीं पढ़े होगे तो इसका ये मतलब नहीं कि ये वाला समझ नहीं आया। ठीक है, अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 क्या था उस दिन भी डिस्कस किए थे। सबसे पहला पढ़ देखिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो या तो मुझे व्हाट्सएप करके पीडीएफ मांग लीजिए या स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगी सारी चीजें, वहां पे स्टडी मटेरियल वाले में अपलोडेड है। ठीक, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ई डबल एस है, वहां स्पेलिंग गलत है। ठीक, कितने धारा है बोले, टोटल 16 धारा है। अनुसूची कितनी है, एक ही अनुसूची। चैप्टर कितने हैं, एक भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, भाग एक भी नहीं, जैसा पिछले बारे में देखे थे इसमें एक भी भाग नहीं है, लेकिन धाराएं कितनी थी, कितने सेक्शन से, 16। ठीक है, अनुसूची एक है और इसी में ही आवश्यक वस्तुओं की सूची दी है। तो पहला चीज हम लोग यहाँ पे याद क्या करना हमको कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कौन सा एक्ट, 1955। हालांकि उसमें संशोधन हुए हैं और संशोधन होते आ रहे हैं, 2020 वाला सबसे लास्ट अमेंडमेंट था। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है। उसके बाद क्या याद करना है कि जो आवश्यक वस्तु है उसका परिभाषा, उसका डेफिनेशन कहाँ पे दिया है, तो कहीं पे भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसका लिस्ट है। डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं कि ये वाली वस्तु इस प्रकार की कैटेगरी की आवश्यक वस्तु होगी, ऐसा कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ उसका लिस्ट है, वो समय के अनुसार बदलते रहता है, जरूरत के अनुसार लिस्ट में शामिल होते रहता है। ठीक है, तो कहीं पे भी उसका परिभाषा नहीं दिया गया आवश्यक वस्तु का। क्या एसेंशियल कमोडिटीज है, चलो अच्छा आप आ रहे हैं, ठीक, सीक्रेट एजेंट। ठीक, इतना क्लियर था। अब मैं बताया था भारत में, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की अनुसूची मेंशन होती है। ठीक है, राज्य स्तर पे आप जान रहे हो विधानसभा है, जो भूपेश बघेल यहाँ से मंत्री जब चुन के जा रहे हैं, कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। ठीक है, इन लोग सभी के विधायक है, मंत्री तो बाद में, पहले विधायक थे, विधायक के बाद मंत्री बने। ठीक, वैसे ही केंद्र स्तर पर सांसद बैठते हैं। ठीक है, इन लोग का क्या काम रहता है, कानून बनाने का काम रहता है। ठीक है, जो संसद है, पॉलिटी में तो खैर डीप में जान लो, यहाँ पे ओवरव्यू अगर मैं दूं तो इन लोग का कानून बनाने का काम एक राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है। ठीक है, तो ऐसे विषय जिस पर राज्य कानून बनाए, ऐसे विषय जिस पर राज्य कानून बनाए, तो ऐसे विषय किसमें मेंशन है, स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में वर्णित है। ठीक है, ऐसे विषय जिस पर केंद्र कानून बनाए, संघ सूची में मेंशन है। ठीक है, जिस पर संघ कानून बनाए, संघ सूची में वर्णित है। और ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाए, उसको समवर्ती सूची बोला जाता है। समवर्ती सूची में वो विषय मेंशन है, कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट कहाँ मेंशन है, तो 7th शेड्यूल में। ये देखे थे 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से शेड्यूल है, ज्यादातर शेड्यूल में सब क्या लिस्ट दिए रहते हैं। ठीक, लिस्ट मेंशन रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया संघ सूची, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और हालांकि अब ये पॉलिटी का पार्ट है, बट फिर भी याद कर लीजिए, अब यहाँ पॉइंट आया था, यूनियन लिस्ट में 100 सूची है, संघ सूची में 100 है। कितने विषय मेंशन है, 100। संघ में क्या है, 100। और सबसे ज्यादा उसी में, क्यों, केंद्र अपने पास ज्यादा रखेगी, ऐसे लड़के थे। ठीक है, राज्य सूची में क्या, 61, ये देखे थे। उसके बाद थोड़ा सा कम, 61, और उसके बाद सबसे कम क्या है, समवर्ती, यहाँ पे देख। अब ये जो लिस्ट है, तो लिस्ट में क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर दिया रहता है। कुछ भी नाम हो, फर्स्ट, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, ऐसा नंबर दिया रहता है। तो वैसे ही जो हम लोग आवश्यक वस्तु पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आवश्यक वस्तु समवर्ती सूची में, कंट्रोल लिस्ट में कौन से नंबर पर है, 33वें नंबर पर। ठीक है, 33वें नंबर में। और ये एक परिस्थिति बताया था, इस परिस्थिति के कारण ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आया। क्या हुआ, जब देश का संविधान लागू हो गया, भारत देश आजाद भी हो गया, देश का संविधान बन भी गया, लागू भी हो गया, और इस संदर्भ में कानून बनाने भी थे, किसको, संसद को। ठीक है, ऐसा कौन सा धारा बोलता था, आर्टिकल 369। ठीक, कानून था, लेकिन कानून अभी तक क्या बना नहीं था। ठीक, फिर क्या बोला, 1955 में अकाल पड़ा। ठीक, 1955 में अकाल पड़ा, तो स्थिति ये उत्पन्न हुई कि जिसके पास खाने पीने का सामान था, अब किसके पास खाने पीने का सामान था, तो जो नदी के पास थे, जो बरसात से निर्भर नहीं थे। तो 1955 के आसपास बरसात हुआ नहीं, फसल उगे नहीं, तो खाने की क्या कमी पड़ गई। ठीक है, अब खाने की कमी पड़ गई, तो जिसके पास खाना है वो दे नहीं रहा है, जो पहले बेचता था वो बेच नहीं रहा, तो क्या, दूसरे के पास पहुंच नहीं रहा है, दूसरे के पास खाने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए खाना ही नहीं है, सामान नहीं है। तो अकाल की स्थिति निर्मित हुई, तो ये सब प्रॉब्लम हुई। तो ऊपर देखिए, उत्तर भारत की नदियां क्या वर्ष भर नहीं रहती है, सालों भर पानी रहता है। क्यों,
ठंडी के मौसम, बरसात के मौसम में तो पानी बरसात से पानी होता है, और गर्मी के मौसम में और ज्यादा पानी बढ़ जाता है। क्यों? हिमालय की नदियां हैं, सारी की सारी हिमालय की नदियां हैं, उत्तर भारत में ज्यादातर हिमालय से निकल के आ रही हैं, तो क्या गर्मी में और बर्फ पिघलता है और पानी बढ़ जाता है, वाटर लेवल और इंक्रीज हो जाता है। ये देखे थे, तो पानी की जब कमी नहीं तो वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता अकाल पड़े। पानी है, प्रॉपर जमीन में पहुंचा दिए, वहाँ जहाँ धान उगाए हैं, फसल उगाए वहाँ तक पहुंचा दिए, तो वहाँ अकाल की समस्या नहीं। तो उन लोग क्या किए, अब दूसरी जगह भेज नहीं रहे, रख दिए, बहुत ज्यादा रेट में बेच रहे हैं। तो ज्यादा रेट में बेचे तो सिर्फ अमीर ले पा रहे, गरीब के पास खाने के लिए ऐसे नहीं। ठीक, तो डायलॉग मारते ना, जहर खाने के लिए पैसा नहीं। अनाज उससे अच्छा जहर ले लो, जहर खा के एक बार खा, ये उससे। अब इंपोर्ट करे तो इंपोर्ट करने से क्या, बहुत सारे टैक्स लगते हैं, बाहर से माल मंगाएंगे तो वो भी तो महंगा पड़ेगा, वो महंगा पड़ रहा तो फिर अल्टीमेटली जो संपन्न वर्ग है वो खरीद ले रहा था, गरीब वर्ग नहीं खरीद पा रहा था। ठीक है, तो गरीब वर्ग खा नहीं पा रहा, तो ये स्थिति निर्मित हुई। इससे रिलेटेड प्रावधान लाया गया, उस प्रावधान का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, तो अधिनियम लाया। क्यों? ताकि इससे रिलेटेड प्रावधान है उसको कंट्रोल किया जा सके। कैसे कंट्रोल किया जा सके? जैसे देखिए, जब इतिहास अगर थोड़ा बहुत मालूम होगा, 3 कठिया ब्रदर सुनेंगे, नील उगाने तो मजबूर करते थे, 3/20 हिस्से पर ऐसा पड़े थे। क्यों पड़े थे? क्योंकि जर्मनी कहीं पे वो उसकी डिमांड बहुत थी, किसकी? नील की। कपड़े उजाला जैसे हैं, पर्दे में उजाला, उसकी डिमांड काफी थी, तो फायदेमंद था। अब फायदेमंद था तो किसानों को मजबूर किया जाने लगा कि भाई धान छोड़ो, खाने पीने का आइटम छोड़ो, पहले ये होगा। क्यों? ये फायदेमंद है, तो हर कोई चाहता है क्या? फायदेमंद, फायदे में रहे। ठीक है, फायदे में रहे हर कोई चाहता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास भी गांव में गया 10-12 एकड़ जैसे खेत है नहीं, लेकिन मान के चलो है, ठीक है, कल के डेट में खरीद लिए है 10-12 एकड़। ठीक है, अब अगर सोचो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नहीं आए और ऐसे कोई मुझे छूट मिली है, मैं जो चाहूँ उगाऊं। अब देखो, अकाल की स्थिति निर्मित हुई, सपोज मेरे घर में 1-2 साल का सपोज लो खाने का खाद्यान्न सामग्री अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा धान गेहूं उगाने से उतना कमाई होता नहीं है, एक काम करूँ तंबाकू उगाता हूँ, तंबाकू बोलता हूँ वो जो भी हो, अगर लीगल है तो वही बोल, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, बेच भी दिया और जब मन किया। ठीक है, उदासी। ठीक, तो अब मुझे तो पैसा मेरे पास खाने के लिए अवेलेबल है ना, और क्या उससे प्रॉफिटेबल है वो बिजनेस, तो ऐसे मैं ही हर को यही करे कि जो खाने का सामग्री है, जो नेसेसिटीज है, उसको ना देखे, कंफर्ट को देखे, लग्जरी को देखे, पैसा जो है वहां पे देखे, प्रॉफिटेबिलिटी को देखे, तो ऐसे में फिर खाने का सामान बनेगा नहीं और अकाल की स्थिति से उबर नहीं पाओगे आप। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया गया। अब उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट जैसे बोल दिए कि भाई तुमको खेत में यही उगाना है, मतलब ये उगाना है, ऐसे प्रावधान भी कर सकते हैं, आगे इसका प्रावधान देखेंगे। ठीक है, तो जब अकाल की संकट उत्पन्न हुई तो तुरंत 1955 में पास किया गया, लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, और 1 अप्रैल 1955 को राष्ट्रपति साइन किया, और ऐसे ही कानून बनता है। लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, राष्ट्रपति साइन करता है। तो संसद ने कानून बनाया कब? 1 अप्रैल 1955 को राष्ट्रपति साइन करता है, और जरूरी नहीं कि जिस दिन साइन करे उसी दिन लागू हो जाए, लेकिन इतना अर्जेंसी था, साइन किया उसी दिन लागू, तत्काल प्रभाव से, विथ इमीडिएट इफेक्ट 1 अप्रैल 1955 को क्या लागू हो गया? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। कितना क्लियर? अब आवश्यक वस्तु का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो ऑब्जेक्टिव्स को एक कोड तैयार किए थे, डीएसपी, डिप्टी क्या सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, समथिंग लाइक दैट। तो डीएसपी और टीआई दोनों पुलिस रिलेटेड है, याद हो जाएंगे क्या? डीएसपी, उसके उद्देश्य क्या? डीएसपी और टीआई। तो डी से क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, एस से क्या? सप्लाई, पी से क्या? प्रोडक्शन, और टी से क्या? ट्रेड एंड कॉमर्स, और आई से कुछ नहीं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण मतलब क्या? जैसे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, 4 चीजें हैं। सबसे पहले सप्लाई पॉइंट को देखते हैं कि सामान, सप्लाई से पहले देखिए प्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन को सुनिश्चित करना कि प्रॉपर जो खाने पीने का आइटम है, जिससे आकाश से राहत मिले। यार ये नहीं कि उनको चोट लग जाएगा, टाइल्स महंगे हैं, क्रैक हो जाएगा, क्रैक भी ये हिल जाएगा, गिर जाओगे टाइल्स में कुछ। नीचे जाओगे। ठीक है, प्रोडक्शन भाई बोला। अब प्रोडक्शन को उद्देश्य क्या? प्रोडक्शन सुनिश्चित कराना, जो खाने पीने का आइटम है, आवश्यक वस्तु है जो जरूरी है आपके जीने के लिए। तंबाकू थोड़ी जरूरी है, गांजा थोड़ी जरूरी है, अनाज है जरूरी,
तो वो सबको प्रोडक्शन सुनिश्चित कराना, उत्पादन हो प्रॉपर, ठीक। तो कोई बोलेगा नहीं मैं यही उगाऊंगा, नहीं, जो बोल रहा हूँ वो वही, ठीक है। तो प्रोडक्शन सुनिश्चित करना, तो प्रोडक्शन पहला उद्देश्य। अब प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई कराना। सप्लाई मतलब दुकानों तक पहुंचाना, एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना, ठीक है। उससे संबंधित कानून बनाने का ये काम था, ठीक है। उससे रिलेटेड उस सप्लाई को भी सुनिश्चित कराना, मतलब अगर मैं लेना चाह रहा भी हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, तो दुकान में तो मिलना चाहिए। अभी कोरोना के टाइम में सब चीज था, सैनिटाइजर था। एक टाइम में कोई नहीं पूछता था सैनिटाइजर, नहीं पूछते थे ना, कहाँ कोई यूज करता सैनिटाइजर, कोई यूज नहीं करता था सैनिटाइजर। अब हर कोई जो जान भी नहीं रहा उसका फायदे क्या, वो भी ले रहा है, मुंह कहाँ सब में चुप कर, ठीक है। तो लेकिन वो सप्लाई नहीं, लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी है, लेकिन सप्लाई था क्या, नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, उसको भी ब्लैक में बेच देते, ठीक। तो सप्लाई करना। अब सप्लाई हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स, सपोज बहुत ज्यादा ही उत्पादन हो गया तो उसका व्यापार भी करना, ट्रेड एंड कॉमर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या, जैसे कोई गरीब है नहीं खरीद पा रहा है तो वहां तक वितरण कराना, वहां तक पहुंचाना। तो ये सारे उद्देश्य थे क्या, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लाने का उद्देश्य था। 4 उद्देश्य, DSP-टी, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये 4 याद रहेंगे, ठीक। अब फिर 16 धारा लाइन से देखते हैं। धारा 1 में क्या था, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार, और नाम क्या था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। पूछे संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ठीक। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन वो अधिनियम चेंज नहीं होता। एक होता है कि कंप्लीट उस अधिनियम को सब्स्टिट्यूट कर दिए दूसरे अधिनियम से, और अमेंडमेंट कर करके कुछ पॉइंट जोड़ते रहते हैं, वो अलग चीज होता है, ठीक है। ये तो अभी 1955 ही चल रहा है, अमेंडमेंट भले होते रहते हैं, थोड़े अमेंडमेंट जुड़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। जैसे 2000 हम लोग पढ़ रहे थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, वो सब्स्टिट्यूट ही हो गया, 2019 आ गया, ठीक है। तो वो अलग चीज होता है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, 1955 चल रहा है बेसिक। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कौन सा, 1955, ठीक है। अब तो नाम उसका आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। उसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत, कहीं पे नहीं दिया हुआ जम्मू कश्मीर अपवाद है, ना पहले था ना भी है, ठीक है, ना पहले था ना भी है। नहीं तो बहुत सारे कानून में क्या जम्मू कश्मीर को अपवाद में रखा जाता था, वहां के लोग क्या खाएंगे पिएंगे नहीं, ठीक, खाएंगे पिएंगे ना, तो उसको भी रखा गया था। फिलहाल स्थिति है संपूर्ण भारत में। अब धारा 2 में क्या कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या, आवश्यक वस्तु को कहीं भी डिफाइन किया गया है, नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ उसका लिस्ट है। अगर आज जैसे मास्क जरूरत है, मास्क को डाल दिया आवश्यक वस्तु में, सैनिटाइजर जरूरत लग रहा है, महसूस हो रही है, आवश्यक वस्तु है तो उसको डाल दिए, ठीक है, ताकि उसको क्या उससे रिलेटेड नियम कानून बना सके, उसको रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो कहीं पे भी आवश्यक वस्तु डिफाइंड नहीं है, सिर्फ उसका लिस्ट दिया, और लिस्ट कहाँ दिया हुआ है, शेड्यूल 1 में, ठीक है। अब देखिए कुछ देखिए वर्ड को डिफाइन किया, जैसे कलेक्टर मतलब वो नहीं, हम लोग जो डिप्टी कलेक्टर पढ़ लिया, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो नहीं। कलेक्टर मतलब क्या, कलेक्टर मतलब वहां बताया गया, क्या बताया, अपर कलेक्टर से लेके उपखंड अधिकारी, सब डिवीजन ऑफिसर तक, कलेक्टर से लेके उपखंड अधिकारी, तो कलेक्टर तो टॉप लेवल का ही हो जाता है, उससे नीचे उपखंड अधिकारी तक, सब डिवीजन ऑफिसर तक, सारे अधिकारी क्या कलेक्टर कहलाएंगे। तो कलेक्टर खाली कलेक्टर नहीं, कलेक्टर कहाँ तक, उपखंड अधिकारी तक, ठीक है, सब डिवीजन अधिकारी तक, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर लोगों को प्रभार दिया था। तो उसके अंदर मैं बता भी दिया, देखिए सबसे नीचे क्या, एसडीएम, उसके बाद ज्वाइंट कलेक्टर है ना, संयुक्त कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, ये सब बोलते हैं, अतिरिक्त कलेक्टर, इसका कलेक्टर। तो ये सारे किसमें आते हैं, कलेक्टर की परिभाषा में आते हैं, ठीक है। अब 2E में चीनी को परिभाषित किया है, ई चीनी, इसका धारा याद करना, चीनी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार भी इससे क्वेश्चन पूछे गए, बैक टू बैक 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2017 के दोनों एग्जाम में पूछा गया, और अभी भी पूछा जा सकता है, जाएगा क्या, जा सकता है, पेपर सेट थोड़ी जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया तो 2E इसका धारा याद रखना, चीनी, ठीक है। 2E चीनी याद रख सकते हो। तो चीनी के डिफाइन, सभी आइटम जिसमें 90%, तो चीनी क्या, चीनी मतलब क्या, पहला सभी आइटम जिसमें 90% से ज्यादा क्या हो, सुक्रोज हो, मतलब मीठा, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, बहुत सारे टर्म्स है, साइंस में देखेंगे। फिलहाल 90% से ज्यादा क्या, ठीक है। और मिश्री भी क्या, चीनी में आता है डेफिनेशन। तो 2E का पहला पॉइंट था, कौन चीनी, इसमें 90% ज्यादा। दूसरा, खंड सारी चीनी, बतासा, दिवाली वाला जो इधर से आके उधर ट्रांसफर।
ऐसा रहता है ना, सामने वाला मिला तो कुछ चेक के देखे, हाँ ये अच्छा लगा, नहीं लगा वापस ट्रांसफर। तो वही बतासा, ठीक है, खंडसारी चीनी, उसको बतासा को क्या लिखा हुआ है, खंडसारी चीनी, ठीक है। बुरा चीनी, ठीक है, बुरा चीनी, ठीक है, बुरा नहीं है, बुरा ब्राउन शुगर नहीं, बुरा चीनी इंग्लिश में बुरा शुगर, ठीक है, उसको इंग्लिश में भी BURA बुलाता है, बुरा शुगर, ठीक है। और रवा चीनी क्रिस्टल जो हम लोग खाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में जो रहता है। कच्चा चीनी, यहाँ कच्चा चीनी से सेंस है गन्ना रस, क्या है, गन्ना ठीक। तो जो जाके पी रहे हो 10 रुपए में बर्फ वाला, वो भी क्या है, चीनी है, ठीक है, वो भी क्या है, चीनी। फिर प्रोसेसिंग शुगर, जो फैक्ट्री में बन रहा है, किससे बनता है, चीनी, गन्ने से बना है, गन्ना, ठीक है, तो उसको वही प्रोसेस फॉर्म रहता है, चीनी, ठीक है, शुगर। तो वो जो फैक्ट्री में बन रहा है वो भी क्या, चीनी के डेफिनेशन में आ जाता है। तो ये अब आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखना था। परिभाषा, कुछ टर्म्स देख लीजिए। परिभाषा कहीं पे भी डिफाइंड है क्या, नहीं। तो आवश्यक वस्तु क्या, जो धारा नहीं, सॉरी, अनुसूची 1 में दी, धारा 1 लिख दियो, धारा 1 नहीं है, अनुसूची 1 है, ठीक है। पीडीएफ में जो दिख रहा है दूसरे पेज में, धारा 1 नहीं है, अनुसूची 1 है, ठीक है। फिर आवश्यक वस्तु में क्या क्या आते हैं, देखिए पुराने टाइम में अलग थे, और वक्त के साथ साथ सब बदल जाते हैं, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो आवश्यक वस्तु भी बदल गए, तो कुछ बदल गए। अभी क्या क्या है, औषधि, ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स मतलब वही बता, ड्रग्स पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है। ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन लेते हैं वो भी ड्रग्स है, पैरासिटामोल ले रहे हो वो भी क्या है, ड्रग्स। तो औषधि, ड्रग्स, ये आवश्यक वस्तु है। खाद्य पदार्थ इंक्लूडिंग गन्ना अलग से लिखा है, किस लिए बताता हूँ आगे। खाद्य पदार्थ, तेल, तिलहन, ये सब खाने पीने का आइटम भी क्या, किस में आता है, आवश्यक। एक्चुअली देखिए गन्ना कुछ खाद्य फसलें होती हैं, ठीक है, और कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं, नकदी फसलें, या कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं, व्यापारिक फसलें, जिनको खाने मतलब कंज्यूम करने के उद्देश्य से नहीं, व्यापार करने के उद्देश्य से, ठीक है। जैसे कॉटन से कपड़ा बनता है, कॉटन से ही कपड़ा पहन रहे हो, तो डायरेक्ट कॉटन का क्या यूज, वो दिया में डाल रहे हो, मेरी बात इधर डाल रहे हो, बल्ब बना रहे हो इधर, ठीक है, तो कितना यूज कर लोगे उसको। कॉटन अल्टीमेटली फाइनल उसको क्या बिजनेस पर्पस के लिए उसकी वजह से कपड़ा बनाया जा रहा है, तो कॉटन कंज्यूम नहीं करते, वो एक रॉ मटेरियल जैसे यूज होता है, किसके लिए, कुछ और फिनिश प्रोडक्ट के लिए, जैसे कपड़ा, ठीक है, तो कपड़ा वगैरह बनाए। तो कॉटन क्या हो गया, कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप, नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें, ठीक है। गन्ना जूस कितना ही पी डालोगे, वो मशीन वाला 10 रुपए 20 रुपए कितना ही पी डालोगे, तो उसके लिए नहीं, उसको क्या बनाते हैं, शुगर के लिए यूज किया जाता है, तो वो एक रॉ मटेरियल हो जाता है, वो भी क्या, कैश क्रॉप, उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। और आगे जाके देखोगे, मतलब व्यापक तौर पर, ऐसे नहीं कि जैसे धान भी कंज्यूम किया, अल्टीमेटली उसका धान का रोटी वगैरह खा रहे हो सकता है उससे कुछ और बिस्किट बना लिया, अगर बनता होगा तो उससे डायरेक्ट बनता है कि नहीं बनता पता नहीं, लेकिन अगर बनता होगा तो वो व्यापक तौर पे नहीं होता, ज्यादातर व्यापक तौर पे क्या, उसको कंज्यूम ही करते, धान गेहूं जो भी है खाने के लिए, चावल। उसके बाद आगे अभी मैं क्या बता रहा हूँ, कैश क्रॉप बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैश क्रॉप टोटल 6 प्रकार के बोले जाते हैं इंडिया में, जो कैश क्रॉप है 6 लोगों को, 6 टाइप्स के फसलों को। एक तो मैं बता दिया कॉटन, दूसरा बता दिया गन्ना, शुगर केन, ठीक है, गन्ना शुगर केन। उसके बाद एक आता है रबर, भी आपका कैश क्रॉप में आता है, कमर्शियल क्रॉप में जूट, ठीक है, जूट भी आता है कैश क्रॉप में। और स्टिमुलेटिंग क्रॉप, स्टिमुलेटिंग मतलब स्टिमुलेट करना होता, समझते हो, उत्तेजित करना, जैसे तंबाकू हो गया, और वही गांजा, सुट्टा वाला, ठीक है, सब क्या उत्तेजित कर रहे हैं आपको अंदर से, ठीक है। तो उत्तेजित करने वाले ये सब क्या है, इसको भी कमर्शियल क्रॉप कंसीडर किया जाता है, जैसे वो तंबाकू, बीड़ी वगैरह बना के बेचे, ठीक है। ड्रग्स में भी क्या पता यूज करते होंगे, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कमर्शियल क्रॉप में। लेकिन जो गन्ना भी इसमें बोला ना, शुगर केन भी क्या कमर्शियल क्रॉप में, बट यहाँ पे आवश्यक वस्तु में गन्ना भी शामिल किया गया, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ इंक्लूडिंग गन्ना इज व्हाट, कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप, लेकिन यहाँ पे गन्ना भी शामिल है, किसमें, आवश्यक वस्तु में। फिर वनस्पति बीज, वेजिटेशन सीड, ठीक, ये तेल तिलहन तो आता ही है। तेल क्या बता दिया, जो आउटपुट निकला, जैसे किसका तेल, फली से फली तेल निकल रहा है, तो वो सब तेल हो गया, ठीक है। सरसों से सरसों तेल निकल गया, आउटपुट में।
तिलहन क्या, वो फसल की बात कर रहा है। जैसे सरसों पूछने से वो क्या, तिलहन है, एक फसल है। सरसों से तेल निकाल लिए, जो निकालना था उससे निकाल लिए, वो क्या है, तेल है। और तिलहन क्या, वो सरसों फसल तिलहन है, ठीक। वनस्पति बीज, कपास के मजबूत धागे कॉटन यार्न बोलते हैं। बिनौला कॉटन सीड्स, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, ये सब क्या आवश्यक वस्तु में फिलहाल आते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। और आगे कुछ और एक आध एडिशन और सब्सट्रैक्शन हुआ होगा तो उसको याद करा दूंगा, ठीक। इतना के लिए यहाँ तक क्लियर था। फिर से आवश्यक वस्तु अधिनियम कौन सा है, 1955, ठीक है। कलेक्टर मतलब क्या क्या, कौन कौन आता था कलेक्टर, कलेक्टर से लेके कलेक्टर तक। एसडीएम आएगा, ठीक है। अतिरिक्त एडिशनल कलेक्टर आएगा, डिप्टी कलेक्टर आएगा अगर उसको प्रभार दिया गया है, प्रभार दिया। डिप्टी कलेक्टर अलग से कोई ऐसा काम नहीं, अलग अलग विभाग में उनको नियुक्त किया जाता है, प्रभार से जाता है, ठीक है। कब से लागू हुआ, 55 को। एसेंशियल कमोडिटीज का लिस्ट कहाँ दिया है, सूची 1 में। अनुसूची 1 में शेड्यूल 1 में कितनी धाराएं हैं, 16। कितने चैप्टर्स हैं, एक भी, ठीक है। चैप्टर्स नहीं, इसमें कोई चैप्टर्स नहीं है, 16, ठीक है। अब आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति केंद्र सरकार की है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, शक्ति 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 शक्ति, किसके पास है शक्ति, तो केंद्र सरकार। क्यों, केंद्र सरकार ही काम बना रही है, कानून भी तो यही बनाए थे, तो शक्ति किसके पास, केंद्र सरकार के पास। लेकिन जब लागू होता है, इसका क्रियान्वयन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, तो वहां पे अधिकार किसको मिल जाता है, कलेक्टर को। इसलिए अभी कलेक्टर वर्ड परिभाषित किए, तो आपको तुक्का मानना भी हो, शक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तुक्का मानना हो, जहाँ पे भी शक्ति वाले वर्ड आए, ज्यादातर क्या, केंद्र सरकार। अधिकारी किसके पास अधिकृत है, अधिकृत है, अधिकृत है, कौन अधिकृत रहेगा, कलेक्टर। और कलेक्टर मतलब क्या, उसका डेफिनेशन देख चुके हैं, ठीक है। इतना क्लियर। तो आवश्यक वस्तु की घोषणा, जो तीसरा पीडीएफ है, देखिए आवश्यक वस्तु, पीडीएफ का तीसरा पेज, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु की सूची में संशोधन कर सकती है। अब संशोधन कानून भी वही बना रहा है, तो संशोधन भी कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा, ठीक है। केंद्र सरकार करेगा संशोधन, मतलब किसी को जोड़ना या किसी को घटाना। आज किसी वस्तु की जरूरत महसूस हो रही है, जोड़ दिए, नहीं महसूस हो रही है, हटा दिए, ठीक है। राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसा किया जाता है, मतलब जो जोड़ना घटाना है ना, सूची में संशोधन कर सकती है, तो इसमें ऐसा किससे कैसे किया जा सकता है, अधिसूचना जारी करके। अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो संशोधन नहीं करता, संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ता है कि अलग से कोई अमेंडमेंट ला रहा है, ऐसा अमेंडमेंट नहीं। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, अधिसूचना बुलाता है, उसके तहत हालांकि उसको संसद में पेश करना पड़ता है, उस पर चर्चा होती है, ठीक है। उसके बाद संशोधन नहीं करना पड़ता, लेकिन कैसे होता है, अधिसूचना जारी करके कि इस प्रोडक्ट को हटाया जा रहा है, इस प्रोडक्ट को शामिल किया जा रहा है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। पहले से पहला पेज और दूसरा पेज कवर कीजिए, अभी जहाँ तक बताया। 1 मिनट क्विक रिवीजन कीजिए, आगे देखते हैं। अब देखिए, अधिसूचना जारी कर दी कि ये प्रोडक्ट शामिल किया जाना है। सपोज कोई सा ऐसा प्रोडक्ट है कि जैसे मास्क, ये मास्क जरूरी है, एसेंशियल कमोडिटी में जारी कर दिए, तो एक बार अधिसूचना जारी करके ये शेड्यूल 1 में एक बार डाल दिए, तो कितने दिन के लिए अवेलेबल रहेगी, 6 महीने, ठीक है, 6 महीने के लिए। और अगर 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। किस केस में, अगर वो लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो, ठीक है, लोकहित में आवश्यक है, अगर जरूरी है तो उसको 6 महीने से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और कारण बताएगी सरकार, क्यों कारण बताएगी कि यार इसके बिना हो सकते हैं लोगों की जान जोखिम में आ जाए, ठीक है। तो 6 महीने तक वैलिडिटी रहती है, 6 महीने से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो, ठीक है। और उसको 6 महीने से एक्सटेंड करने का कारण बताएगी कौन, केंद्र सरकार को। वही शामिल कर लिए तो कारण भी कौन बताएगा, केंद्र सरकार बताएगी, ठीक। तो नोट करके जो लिखा हुआ देखिए, अगर केंद्र सरकार किसी वस्तु का आवश्यक वस्तु की सूची में जोड़ती है तो क्या आवश्यक वस्तु के दर्जे के रूप में 6 महीने तक रहेगी। कितने महीने तक वैलिड रहेगा, 6 महीने तक। केंद्र सरकार किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में 6 माह से अधिक समय के लिए भी विस्तारित कर सकती है, लेकिन कब, जब वो लोकहित में आवश्यक हो जाए। और कारण बताएगी, कौन बताएगी भाई, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पे वहाँ पे सीजी लिखा हुआ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी लिखा हुआ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कारण बताया जाएगा।
अधिसूचना को संसद के समक्ष रखना अनिवार्य होगा, वो पहले ऊपर भी देखे थे पॉइंट, संसद में रखा जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, बात की जाती है। प्रोड्यूस बिफोर पार्लियामेंट। अब कमर्शियल क्रॉप क्या क्या होते हैं मैं वहां पे मेंशन कर दिया हूँ। कमर्शियल क्रॉप 6 टाइप के, इंडिया में 6 टाइप के कमर्शियल क्रॉप कौन? तिलहन ऑयल सीड बोला जाता है, उत्तेजक फसल स्टिमुलेटिंग क्रॉप जैसे तेंदुपत्ता। थर्ड सुगर रिलेटेड या शर्करा से संबंधित, तो जैसे गन्ना हो गया। फिर बट यहाँ पे एक्सेप्शन था, आवश्यक खाद्य पदार्थ में शामिल था ये, ठीक है। चौथा कॉटन, पांचवा जूट, छठवा रबर, ये सारे ऐसे कमर्शियल क्रॉप हैं, इसमें नहीं पूछे जाएंगे लेकिन ज्योग्राफी का पार्ट है, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक। धारा 3, अभी तक धारा 1 और धारा 2 देखे, कुछ डेफिनेशन देख लिए। अब धारा 3 में क्या है? आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य, मतलब आवश्यक वस्तु जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसके डीएसपी-टी पर नियंत्रित करने की शक्ति, ये कौन सी धारा बोलती है? धारा 3। डीएसपी-टी क्या था? डी से डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, एस से सप्लाई, प्रदाय, पी से प्रोडक्शन उत्पादन, टी से ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण करने की शक्ति। और ये शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास, कलेक्टर नहीं। कलेक्टर किसी उसको क्रियान्वयन करने के लिए अधिकृत रहेगा, आगे चल के बहुत सारे अधिकृत कौन अधिकृत रहेगा? ऑथराइज्ड कौन रहेगा? कलेक्टर रहेगा। शक्ति किसके पास है रेगुलेट करने की शक्ति? तो केंद्र के पास है, केंद्र सरकार। तो आगे लिखा हुआ है पर नियंत्रण, यहाँ नियंत्रण करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। और वहीं बॉक्स में लिख दे वहां लिखा हूं सीजी के पास क्या नियंत्रण शक्ति सारे सीजी के पास है, और कलेक्टर के पास क्या? कार्य अधिकार, कार्य संबंधित कुछ भी अधिकार है, एग्जीक्यूट करना, उसको क्रियान्वयन में लाना, तो वो किसके पास रहेगा? कलेक्टर के पास रहेगा। अब कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? शक्ति प्राप्त है, कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो पहला देखिए, आवश्यक वस्तुओं के प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिशन, एवं विनियमन की शक्ति। विनियमन मतलब होता है रेगुलेशन, मतलब उसको रेगुलेट करना, एक प्रकार के कंट्रोल करना ही हो जाता है, रेगुलेट करना। तो प्रोहिबिट करना और रेगुलेट करना, ये शक्ति प्राप्त है किसको? केंद्र सरकार को। क्या शक्ति प्राप्त है? प्रोहिबिट करना और रेगुलेट करना, ठीक है। अब क्या ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि प्रोहिबिट करना पड़ेगा, क्या ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि रेगुलेट करना पड़ेगा, वो देखते हैं। तो कारण या परिस्थिति, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनाए रखना या बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपूर्ति बनाए रखना। अभी उद्देश्य गठन ही क्यों हुआ था इसका? नियम कानून बनाई क्या था? डीएसपी-टी, ऐसे सप्लाई देखे थे, जब उसकी आपूर्ति मतलब पहुंचाना, जहां जाता पहुंचना चाहिए वहां पहुंचना, और नहीं पहुंच रहा, सपोज जैसे बताया था खाद्यान्न, अगर अकाल की स्थिति हो गई, जैसे मैं बोल रहा हूँ अकाल की स्थिति पड़ गई, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है ना, सपोज यहाँ ज्यादा धान हुआ, यहाँ अकाल नहीं पड़ा, बाकी अन्य भारत के जगहों पर क्या हुआ? अकाल पड़ गया। और यहाँ इतने फसल हैं कि 5 साल तक आराम से खा पिया जा सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ आराम से, पूरा छत्तीसगढ़ सरकार नहीं, यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रजा है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। और ये भविष्यवाणी की जा रही कि यार 1 साल 2 साल तक ही अकाल पड़ेगा, उसके बाद वापस नॉर्मल सब चीज हो जाएगा 2 साल तक। लेकिन यहाँ 5 साल के खाने को स्टोर करके रख लिया गया, और यहाँ के सप्लायर, यहाँ की सरकार बोल रही कि नहीं, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाएगा। तो वहाँ पे जरूरी हो जाएगा कि नहीं, 5 साल तक आप 5 साल का स्टॉक लेके बैठे हो, तो वो तो गलत हो जाएगा। बाकी 3 साल में तो साफ हो जाएंगे, और 3 साल कोई बचेगा नहीं। ऐसी हुआ ना जब अंग्रेजों के टाइम, क्या है, बहुत ऐसी बदमाशी किए। बंगाल में जो अकाल पड़ता था, 1/1 तिहाई आबादी साफ हो जाती थी, 1/3 दिखते नहीं थे, और बाकी सब हड्डी मतलब मांस जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा, सब हड्डी, वाह, ठीक ढांचा जैसे दिखते थे। तो वैसे ही 5 साल का स्टॉक जमा कर लो तो गलत है, अकाल की संभावना 2 साल और चलेगी, ठीक है। तो बाकी प्रदान करें, तो ऐसी स्थिति पर कंट्रोल पाने के लिए, ठीक है, आपूर्ति करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये जरूरी है। तो क्या करने की शक्ति? क्यों? आपूर्ति बनाए रखने के लिए, ठीक है, सप्लाई रहे जहां जहां होना चाहिए, या बढ़ाने के लिए, फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑफ द नेशन, और दूसरा सैन्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, फॉर एंश्योरिंग द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है। इसका पॉइंट क्या है? जैसे अभी जैसे आपका कोरोना हुआ, ठीक है, तो सैनिटाइजर, मास्क, ये सब जरूरी था नहीं था, ठीक है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगता था, जरूरी था नहीं था, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरी था, बहुत सारी चीजें जरूरी थी, ठीक। अब आप ही बताना, वो प्रोडक्ट अगर कोई एक डॉक्टर है और एक कोई आम इंसान है, ठीक है, डॉक्टर को उसकी ज्यादा जरूरत होनी चाहिए कि आम इंसान को? सपोज मैं हूं और एक डॉक्टर है और ये इतने सारे इंजेक्शन है, तो किसको मिलना चाहिए पहले? डॉक्टर को। क्यों? उससे वो और बहुत सारे जान बचा सकता है ना, मैं क्या करूंगा और यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाऊंगा और हला के बच्चे कुछ जान
जो बचने वाले थे वो भी, ठीक है। तो किसको मिलना चाहिए, डॉक्टर को कि मुझे, डॉक्टर को। तो वैसे ही क्या मिलिट्री पर्पस के लिए जब सपोज कुछ अटैक हुआ है ना, अब वहां खाने की कमी पड़ रही है और वहीं खाने के लिए नहीं है, तो एक ही चीज खाने के लिए रहा है, गोली तो गोली खाने के लिए थोड़ी बटे, वो सुरक्षित रहेंगे तो इधर हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो पहला प्राथमिकता क्या, जैसे डॉक्टर हमारा एग्जाम्पल दिए, तो हम नहीं, क्यों, हम एक भी जान नहीं बचा सकते, सिर्फ अपनी जान बचा पाएंगे उससे, लेकिन डॉक्टर तो बहुत सारी जानें बचा लेगा। वैसे ही वहां पे जो बॉर्डर में बैठा हुआ है, अगर उसकी जान चली गई तो इधर बहुत सारी जानें जाएंगी, ठीक है, उधर बहुत सारी जाने जाएंगी। जैसे वो कलिंग तो बताया था ना, तो सब शामिल क्यों हुए थे जोश जोश में, कि उधर सैनिक आ रहा, मतलब हम लोग को भी कूटेगा अशोक, ठीक है, तो सब शामिल होते। तो वैसे ही ये सब ऑपरेशन चलाने के लिए कंटिन्यूटी बने रहे, ये कारण, ये परिस्थिति हो सकती है प्रोहिबिट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए अन्य का, आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय एवं व्यापार वाणिज्य के लिए लाइसेंस जारी करना। तो ये हम शक्ति, कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है ये देख रहे थे। तो पहला था प्रोहिबिट करना, रेगुलेट करना, किसी प्रतिषेध भी लगा सकते हैं, प्रोडक्शन पे प्रतिषेध लगा दिया है ना, बाहर नहीं जाना ये प्रतिषेध लगा दिया, बहुत सारे पॉइंट्स है। दूसरा देखिए अन्य क्या, और क्या क्या काम, किस काम के लिए उसको शक्ति प्राप्त है, लाइसेंस जारी करने के लिए, आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, व्यापार वाणिज्य के लिए लाइसेंस जारी किया जाना, ठीक है, लाइसेंस जारी किया जाना। अफीम वगैरह भी जानते हो, कुछ कुछ इलीगल आता है, हर जगह ऐसे घर में उगा दिए, ऐसे बाड़ी में सब्जी वब्जी उगा रहे हो, टमाटर थोड़ा सा जगह मतलब तो उगा देते ना, ऐसे आप बोला कि अफीम उगा दे, ऐसा नहीं उगा सकते, ठीक है। लाइसेंस वगैरह कुछ कुछ प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस चाहिए होते हैं आपको, ठीक। तो अगर सोचो सरकार उस प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं देना चाह रही और खाद्य फसलों को सपोज बढ़ावा देना चाहिए, तो एक पे लाइसेंस लेना थोड़ा सा नियम कठोर बना देगा, उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा कर देगा, तो आसानी से लाइसेंस मिलेगा नहीं, तो उगा नहीं पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और जिसको आसान कर दिया तो ऐसा लगता है कि ये काम जल्दी है यार, इसको कर लिया जाए, जो प्रोसेस आसान है उसको पहले कर लिया जाए, ऐसा लगता है। जहाँ पे पेचीदा ना हो काम, हम वहीं भागते हैं जो आसान लगे। तो ये सब भी वो शक्ति प्राप्त है और ये सब किया जा सकता है। आगे देखिए, किसी भी भूमि, चाहे वो कृषि हो चाहे बंजर हो, कोई एक विशिष्ट फसल के उत्पादन करने के लिए आदेशित कर सकती है। जैसे अंग्रेज उसको मजबूर करते थे नील की खेती, भले उससे वो लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाए, इनफर्टाइल क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल बोलेंगे, ठीक है, फर्टिलिटी भले उसकी खत्म हो जाए, लेकिन क्या नील उत्पादन करना। वैसे भी वो नील उत्पादन करना मतलब कितना कीचड़ दलदल वाला था, मतलब पेचीदा काम था, उसको प्रॉफिट भी नहीं दे रहे थे, कुछ पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन वहां पे आदेशित कर दिए थे कि आपको क्या सिर्फ नील 3/20 हिस्से में क्या नील उत्पादन करना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी बोल सकता है कि किसी भी भाग में सिर्फ गेहूं उगाओ, सिर्फ धान उगाओ, आदेशित कर सकता हो, उगाना पड़ेगा, कुछ और उगाए उसके लिए कुछ सजा का प्रावधान हो सकता है। किसी भी फसल वस्तु के लिए के क्रय विक्रय की कीमत तय कर सकती है, ठीक है, किसी भी फसल वस्तु के क्रय विक्रय की कीमत तय कर सकती है। अभी मीडियल स्टेज जब बढ़ा रहा था, लोग दिन खेल देखे थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली लगा था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूड खराब हुआ तो बताया नहीं, मांस काट के है ना, कौन अलाउ दिन कौमित रहा था, खिलजी सरनेम, खिलजी सरनेम वाला था, मोहम्मद खिलजी हो सकते हैं उन्हीं के वंशज, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या था, वो देखा यहाँ कोई सामान बोला कि जो 60 रुपए का सामान है 100 रुपए में मिल रहा है, क्यों, दूसरे यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। ये बताया कि जैसे आपको यहाँ से कोई सामान खरीदना है, यहाँ से चले जाओ, 55 रुपए का तो 5 रुपए भी कम नहीं करते, 105 रहता है तो 105 लेते हैं, ठीक है, 5 रुपए छोड़ दिए मतलब देवता तुल्य हो जाता है, यहाँ नहीं छोड़ते। लेकिन आप बोलोगे कि वहाँ सुपेला में 30% डिस्काउंट मिल रहा है, वहां तो बोलेगा चले जाओ, तो आप 100 रुपए की किताब को खरीदने के लिए वहां जाओगे तो 100 रुपए और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, तो वो तो 200 पड़ जाएगा। तो जान रहे आपकी मजबूरी, जान रहे आपकी मजबूरी, तो क्या आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो उसको सही जगह तक पहुंचे, हर लोगों तक पहुंचे, इसलिए प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है किस लिए उसकी शक्ति, किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय की शक्ति कीमत तय कर सकती है, ये सारी भी शक्तियां प्राप्त है। चौथा देखिए, सरकार किसी व्यक्ति को आदेशित कर सकती है कि वह अपनी उपज केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को बेचे, अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकारी या संस्था को बेचे, ठीक। मतलब क्या है, किसी गलत हाथों में ना जाए, या गलत ना, या उसका कोई गलत यूज करे, सीधा सरकार बोले कि हम जैसे धान वगैरह बस बिकता है तो बीच में बिचौलिए रहते थे ना, क्या बोलते थे उन लोगों को, नहीं धान कोचिया बोलते थे ना, धान कोचिया, तो उन लोग पहले खरीदते थे फिर बाद में बेच रहे हैं,
तो ऐसा सिस्टम ना हो, एक अपना इंस्टीट्यूशन बना दिए, अपने ऑथराइज कर दिए कि आप इधर ही बेचिए, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा यहाँ से ले जाओ, क्या दिक्कत, तो वहाँ बेचे, तो ये सब की शक्ति प्राप्त है। अब देखिए, जो सेलर, ठीक है, बोल दिए कि सेलर आप मेरे पास बेचो, सरकार बोल दिए कि भाई कोई सामान यहाँ बेचना है, ठीक है, यहीं बेचा जा रहा है, सेलर है, विक्रेता है, अब उसको क्या प्राइस मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट तो बोल दिए कि इतना यहीं पे बेचना है आपको सामान, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है ना, इतना रुपये मिलेगा, तो कैसे डिसाइड होगा, कुछ भी अगर आप बेच रहे हो, सेलर है, जैसे धान यहीं बेचना है, मतलब यहीं बेचना है, ठीक है, हाँ बेच दिए, कितना रुपये मिलेगा, तो उससे संबंधित प्रावधान है। देखो, विक्रेता को दिए जाने वाला कीमत, विक्रेता को दिया जाने वाला कीमत, यदि अधिसूचना जारी की गई हो या लागू की गई हो, तो अधिसूचना जारी मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है, तब क्या होगी, तो उसमें भी कुछ स्थितियां बनती हैं, तब कीमत तय होगी। कैसे, यदि कोई करार हुआ है तो उस करार में तय की गई कीमत, करार मतलब होता है एग्रीमेंट, तो लोगों के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि ठीक है आप यहीं बेचना, 2000 रुपये ले लेना पर क्विंटल, ऐसा कुछ एग्रीमेंट होगा। तो कीमत कैसे मिलेगी, अधिसूचना जारी हुई तो, एग्रीमेंट हुआ तो, परिकलित करके कीमत तय करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। अधिसूचना के 3 माह पूर्व औसत बाजार दर की कीमत आधार पर, सपोज जैसे प्याज टमाटर फ्लक्चुएट होता है नहीं, कभी 60-60 रुपए किलो प्याज, और कभी एकदम सस्ता 5-10 रुपए। तो जैसे देखना गुपचुप खाने जाते होगे, सस्ता है तो प्याज ही प्याज है कि नहीं, मतलब वो गुपचुप वाला बोलता भी है तो वहां से प्याज की बदबू आ जाती, इतना प्याज। और जब प्याज की कीमत 60-60 रुपए पहुंचती तो वो प्याज में मूली मिला देता है, मूली मिलाता है ना, खाओ गुपचुप, मतलब प्याज का थोड़ा टेस्ट भी आना चाहिए, तो मूली मिला देता है, तो फ्लक्चुएट होता है कि नहीं प्राइस। तो ऐसे केस में क्या, अब वो 60 रुपए के हिसाब, सपोज प्याज दे रहा है, आवश्यक वस्तु में प्याज को डाल दिए, अब उसका क्या प्राइस है, वो 60 वाला तो भी दिक्कत है, और एकदम 5-10 रुपए वाला तो भी दिक्कत। टमाटर भी आता है ना 2 रुपए 3 रुपए, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है 2 रुपए 3 रुपए मिलता है, तो सब फेंक देते हैं, उससे अच्छा क्या इसको, अभी बहुत सारा केस होता है फेंक दिए, वहां से बाजार तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जा रहा है, जितना कमाई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति, तो 60 रुपए वाले में भी नुकसान है, 2 रुपए वाले में नुकसान है। क्या किया जाए, तो पिछले 3 माह का एवरेज निकाल देते हैं। 60, अगर पिछले 3 महीने में 2 रुपए रहा होगा, फिर 60 रुपए रहा होगा, बीच में ठीक ठाक प्राइस था 30 रुपए, तो तीनों का एवरेज निकाल दिए, कहीं न कहीं 30 रुपए के आसपास आएगा, 30-31 रुपए के आसपास उसका एवरेज। तो वो प्राइस तय कर देगी भाई इस प्राइस में ले जाए, एवरेज ना कम ना ज्यादा, बीच का। भारतीय लोग क्या बीच का ही रास्ता निकालते हैं, जैसे बीच का रास्ता निकाल लिए एवरेज निकाल के, ठीक है, समझ आया। तो अगर अधिसूचना जारी की गई है, अधिसूचना लागू की गई है, तो उस केस में पेमेंट कैसे किया जाएगा। पहला एग्रीमेंट है कि इतने रुपए में बेचेंगे, तो ठीक है इतने रुपए में बेचेंगे, ठीक। दूसरा वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या, ठीक है आप उगाओ। अब जैसे यहाँ पे जारी होता है धान गेहूं, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना देना तो उसका उत्पादन गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, अब उसमें नुकसान ही हो रहा है। देखो किसानों की जिंदगी कैसे भी रहती है, ज्यादातर देखना गांव वगैरह में एकदम जो संपन्न, उसकी बात छोड़ दो, बाकी आमतौर पे जो किसान है जो 5-6 एकड़ 7 एकड़ है, वो उधारी में पैसा लाता है, उगाएगा, मजदूर को पैसा देगा, कितने सारे वो खातू वगैरह डालेगा, ठीक है, सब फिर वो ट्रैक्टर मंगाएगा, जुताई करेगा, बेचेगा, फिर बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो उधारी पटाता है, कुछ अपने रखता है, बस वही जिंदगी, बस साइकिल चले जा रहा है। ऐसे ही होता है ज्यादातर, जिसके पास एकदम ज्यादा खेत नहीं है, गिने चुने यही जीवन चल रहा है। अब अगर उसको नुकसान हो तो उगाएगा ही नहीं, लेकिन उसको ये बोल दिया जाए कि भाई तू उगा, मिनिमम इतना रुपए मिलेगा, तो कम से कम उसको संतुष्टि हो जाएगा कि भाई मेरे को लॉस तो नहीं होगा। अगर फसल कीमत ऊपर ज्यादा हो रही है, इतना रुपए आपको कम से कम मिलेगा, ठीक है, तो उसका क्या एक मोटिवेशन मिल जाएगा, उसको एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो उगाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भी कीमत तय हो सकती है। और अधिसूचना के 3 माह पूर्व, अधिसूचना जब जारी हो उसके 3 महीने पहले का एवरेज निकाले, और उस एवरेज के प्राइस के हिसाब से उसको सेलर को दे दिए जो बेचने हैं। तो ये तो केस था। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सेलर को क्या कीमत दिया जाएगा। जो आवश्यक वस्तु है बना दी, आवश्यक वस्तु के अंदर शामिल कर दी, जैसे प्याज ही बोल दिया, प्याज को शामिल कर दिया आवश्यक वस्तु में, अभी है नहीं शामिल, सपोज शामिल कर दिया प्याज, तो जो प्याज बेचने आएगा उसको कौन सा प्राइस देंगे, तो उसके लिए अलग अलग स्थिति, यदि अधिसूचना जारी की गई हो तो, नहीं की होगी तो उसके लिए अलग स्थिति, तो अधिसूचना जारी कर दी हो तो किस प्राइस में मिलेगा। पहला केस, अगर एग्रीमेंट हुआ है कि 60 रुपए बेचूंगा तो 60, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई तय की है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला जाता है ना। और ये भी नहीं तो एवरेज निकाल लेते हैं,
पिछले 3 महीने का। अब अधिसूचना जारी नहीं की गई हो तो अभी तो क्या डिस्कस करे थे, अधिसूचना जारी की गई हो तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो ये अधिसूचना नहीं जारी की गई हो तो क्या, यदि अधिसूचना जारी नहीं की गई है या जारी की गई है लेकिन लागू नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में विक्रेता को वह कीमत दी जाएगी जो राज्य सरकार तय करे। जो कौन तय करेगा? राज्य सरकार। यहाँ पे क्या केंद्र सरकार नहीं है, यहाँ पे क्या केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार तय करे। अब राज्य सरकार गवर्नमेंट तय करेगी सपोज, तो अपनी मनमानी भी कर सकती है कि नहीं कर सकती? नहीं दूंगा क्या कर लेगा सर, कैसे उधारी पैसा दिए रहते थे, उधारी पैसा दिए रहते थे, मांग रहे तो नहीं दूंगा जो ठीक है। तो ऐसे ही वो भी अगर बेईमानी करने लगे, मतलब कोई 60 रुपए की चीज 10 रुपए दे रहा है तो नुकसानदायक है ना, जो सेलर है, कैसे एनकरेजमेंट मिलेगा उसको? तो उसकी राज्य सरकार द्वारा कीमत तय करने का आधार क्या, जिस किस्म की वह फसल है उसकी औसत बाजार दर। जैसे धान एक आवश्यक वस्तु में अगर डाल दिए गए है ना, उसी से मिलता जुलता फसल गेहूं भी है, चावल भी खा रहे और रोटी भी खा रहे, एक से चावल खा रहे एक से रोटी खा रहे, उसी से मिलता जुलता फसल है। तो देखेंगे कि गेहूं का क्या मार्केट प्राइस चल रहा है अभी, है ना। आवश्यक वस्तु वो बन किस लिए गया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन आया है तो उसका प्राइस अपन आंक नहीं सकते, ठीक है। क्यों प्राइस नहीं आ सकते हैं? जिसके किसी का भी प्राइस है ना, डिमांड सप्लाई पे निर्भर रहता है। किस पे? डिमांड सप्लाई पे, ठीक है। जैसे एप्पल का फोन मिल रहा है महंगा, क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, प्रोडक्शन ही नहीं है। 10 अगर एप्पल फोन है और 100 लोग खरीदने के लिए तैयार है तो वो उसको देगा ना जो ज्यादा कीमत पे, अगर ज्यादा कीमत पे बुरी लगा। तो ये सब प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड सप्लाई पे। और एप्पल का ही फोन 100 है और 10 लोग खरीदने वाले हैं तो प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाएगा। शेयर मार्केट वगैरह का प्राइस कैसे बढ़ता चलता है? सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई से, सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई से। वो डिमांड सप्लाई कई तरीके से इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है वही सब स्टडी करता है। किसी एक के भाषण से चेंज होता है, सरकार बदलने से वो बदल गए, बहुत सारे इफेक्ट रहता है। खैर वापस आते हैं इसमें। तो जिस किस्म की वो फसल है उसकी औसत बाजार दर पे डिसाइड कर सकते हैं अगर अधिसूचना जारी नहीं की गई है तो। दूसरा, वह वस्तु जिस कीमत पर वीकर सेक्शन को उपलब्ध करवाया जाना है। अब देखो वीकर सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट देखे थे, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसका उद्देश्य क्या था? डीएसपी टी। डी से क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? जो खरीद नहीं पा रहा, जो सक्षम नहीं है उसको पहुंचाना। जैसे 2 रुपए किलो चावल दे रहे हैं ना, अब सरकार भी बोलेगी, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के भी पास पैसा नहीं है, तो जो 35 रुपए का आइटम बनाया हो उस पर अगर आपको 35 रुपए दे देगी और उधर 2 रुपए किलो चावल दे रही, तो बीच का 33 रुपए कौन भुगतान करेगा? सरकार। और सरकार के पास भी पैसा नहीं हो तो समस्या है। तो वो पैसा तय कर सकती है जिसमें वीकर सेक्शन को बनाना है। सब भुगत रहे, आप भी भुगतो 35 रुपए में, ठीक है, 33 रुपए का लॉस आप ही चलो। तो हो सकता है वीकर सेक्शन को जो प्रोवाइड करा रहे उस कीमत पर उपलब्ध किया जाए। फसल उत्पादन की संभावना देख के, ये डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है। फसल उत्पादन की संभावना देख के, फसल उत्पादन की संभावना मतलब जो टमाटर प्याज ये सब का भी रेट बढ़ता है ना, वो डिमांड सप्लाई पे रहता है। अगर बहुत ज्यादा सप्लाई और खरीदने वाले कम है तो प्राइस ऑटोमेटिक डाउन रहता है। टमाटर अब खाने के लिए नहीं है, मार्केट में नहीं है, तब उसका प्राइस बढ़ता है, चढ़ता 50-60 रुपए। प्याज खाने वाले बहुत है और सप्लाई कम हो जाता है ना, तब प्राइस बढ़ता है। तो फसल उत्पादन की संभावना, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, आने वाला टाइम में प्रोडक्शन होगा कि नहीं, प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई मेंटेन रहेगा। तो सप्लाई कम है, ज्यादा है, कम है सप्लाई तो प्राइस ऑटोमेटिक ज्यादा रहेगी। बहुत ज्यादा सप्लाई और डिमांड ही कम है तो कम रहेगी सप्लाई, ठीक है, कीमत। और ये सब भी नहीं है, ये सब भी अगर नई फील्ड बैठ रहा है, एक और तरीका हो सकता है, कृषि मूल्य आयोग, एक कमीशन है कृषि मूल्य आयोग, ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है शायद, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की सिफारिश के आधार पर, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर उसने जो रिकमेंड किया कि इस आवश्यक वस्तु का ये प्राइस होना चाहिए, तो वो प्राइस पर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर। अब ये क्या देख रहे थे हम लोग, अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अगर सेल किया, सेलर को कितना प्राइस मिलना चाहिए, तो 2 कंडीशन देखे सेलर के केस में। 2 कंडीशन देखे, अगर बेचा सामान तो यदि अधिसूचना जारी है तो कैसे प्राइस मिलेगा, नहीं जारी है तो कैसे प्राइस मिलेगा, ये देख लिए। और यही सेलर अगर गन्ना बेचे, गन्ना भी आवश्यक वस्तु में आ रहा था, ये सब आवश्यक वस्तु है, यदि गन्ना बेचे तो क्या स्थिति, यदि गन्ना या चीनी के विक्रय के लिए निर्देशित किया गया है तो क्या होगा, उसको वह कीमत मिलेगा जो केंद्र सरकार तय करेगी। इससे जस्ट पहले वाले में राज्य सरकार देख रहे थे, जब अधिसूचना जारी नहीं की गई है तो क्या राज्य सरकार तय करी थी, और जब गन्ना के कैसे जाए तो केंद्र सरकार तय करेगी।
ठीक, क्लियर। एक और कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। कीमत तय करने के आधार क्या है? फिक्स्ड एंड रेम्युनरेशन प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य, टैक्स, उसके उत्पादन पर आया खर्च, रिटर्न। ये सब पॉइंट को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले पीडीएफ कितने तक पढ़िए? 5। शुरुआत से पहले पेज से 5 पेज तक पढ़िए। पूछूंगा, पढ़िए तुरंत।